सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, इसके हम करेंगे क्या करेंगे रे, सारे प्रश्न उत्तर क्लियर करेंगे। सभी प्रश्न हैं इस अध्याय नंबर 3 आनुवंशिकी की जेनेटिक्स के सारे क्वेश्चन हैं वो हम कवर करेंगे। हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न है वो आपको मैं कवर कराने वाला हूँ। तो अपनी आंखें डाए रखना, क्लास को ध्यान से देखना और शेयर कर देना, ठीक है। तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा है वो बहुवचनात्मक क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया अभ्यास प्रश्न हमारे चल रहे हैं। तो जेनेटिक्स शब्द है वो हमारे जो वैज्ञानिक थे बेटसन ने ये जेनेटिक्स शब्द दिया था। पूछे तो कब दिया, वो ये दिया था 1905 में दिया था। आपको याद हो तो मैंने सब क्लियर करवाया है आपको, ठीक है। तो ये जेनेटिक शब्द किसने दिया, तो आप बताना है कौन देगा इस जेनेटिक शब्द। ये जेनेटिक शब्द बेटसन ने दिया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है वो है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए। भाई किस पे किया, तानवे को नहीं गए, सीधी सी बात है। बता दियो कि भाई जो प्रयोग किए वो धान मटर पर किए मेंडल ने, कोई गधा पर तो प्रयोग किया को नहीं, ठीक है। तो उद्यान मटर था, कौन सा मटर था रे, उद्यान मटर था, ठीक है, क्लियर है। अब चलो हम बढ़ते हैं किसकी क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपको दिख रहा है तीसरा क्वेश्चन कि आजा हाँ, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को कहते हैं। सीधी सी बात, आनुवंशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन की शाखा को हम कहते हैं आनुवंशिकी, क्योंकि पाठ ही हम आनुवंशिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीधी सी बात, आनुवंशिकी के बारे में पूछा, वानिकी जियोलॉजी कोई नाम ही नहीं आया था इस लेसन में, तो आनुवंशिकी जिक्र कर रहा है। तो आनुवंशिक परिभाषा क्या है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं के अध्ययन को शाखा को आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। बात क्लियर है। अब बढ़ते हम अगले क्वेश्चन, हमारा जो 4 का है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 4 के क्वेश्चन है कि मटर की फली का हरा रंग कैसा रंग या कैसा लक्षण था। मैंने 7 लक्षण बताए थे आपको, तो उसमें आपको बताया है कि मटर का जो हरा फली का रंग है वो कैसा था रे, प्रभावी था, ठीक है। मटर की फली का जो रंग है वो प्रभावी रंग है, ठीक है। तो मैंने ये आपको क्लियर कराया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5 में क्या कहा गया है भाई, सीधी सी बात है, सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्मविकल्पी होते हैं। तो मैंने बताया था किसी भी जीन के हैं वो कम से कम कितने हैं, कम से कम नहीं 2 ही होते हैं, सॉरी 2 युग्मविकल्पी होते हैं। तो इसका आंसर ग आ जाएगा, ठीक है। तो भाई बच्चों समझ में आ रहा है तो शेयर कर देना, ठीक है, क्लास को शेयर कर देना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 है कि मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों के युग्म अपने प्रयोगों के लिए चुने। तो मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों को चुना, तो इसके लक्षण आ जाएंगे 7। कितने लक्षण चुने रहे इसने, 7 लक्षण चुने। कौन से, वो हम अभी देखते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर है वो ग आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा रे, ग। तो इसका आंसर ग आ जाएगा। 7 लक्षण है वो मेंडल ने अपने विपर्यासी लक्षणों में चुने थे, ठीक है। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 7 का। 7 का क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, 7 का क्वेश्चन ही कहता है हमें कि जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, ठीक। मैंने आपको एकदम डिटेल से समझाया था। संकर पूर्वज संकरण में हम 2 आते हैं, एक तो व्युत्क्रम संकरण और एक आता है टेस्ट संकरण, ठीक है, जिसे बेक्रोस, ठीक है। एक तो टेस्ट संकरण और ये जिसको हम परीक्षण संकरण भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, परीक्षण संकरण और बेक क्रॉस व्युत्क्रम संकरण हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, ठीक है। अब हम
हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 8 का, कि जब संकरण टी टी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी टी यानी F1PD का संकरण समयुग्मजी जनकों के से प्राप्त शक्ति का अनुपात होगा। यानी जब हम देखो टी स्मॉल टी का और स्मॉल टी टी का संकरण कराएंगे तो एक तो बनेगा कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। एक इसके साथ करेगा फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, छोटा छोटा टी बन जाएगा, इधर भी छोटे छोटे टी बन जाएंगे। यानी 2 ये समान बढ़ने हैं, 2 ये समान बढ़ने हैं, ठीक है। यानी 2:2 कटेंगे, जब 2 को 2 से कटेगा तो 1:1, यानी 1:1 किस में आ रहा है, ख में आ रहा है, तो इसका आंसर ख आ जाएगा, सीधी सी बात है। ओके, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन हमारे 9 की तरफ, ठीक है। 9 का क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस विप्रासी लक्षण को नहीं चुना। तो सीधी सी बात है भाई, पुष्प के रंग का चुनाव किया था, फली का भी किया था, बीज का भी किया था, जड़ का नहीं किया था, तो इसका आंसर का आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। तो वही आपको पता है कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। इसमें बनते हैं जीनोटाइप 2 प्रकार के, ठीक है। 2 प्रकार के जीनोटाइप्स बनते हैं। एक संकरण की F2PD में कितने प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, 2 प्रकार के, तो इसमें का आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो यानी इस क्वेश्चन में 3 बनेंगे, सॉरी इसमें 3 बन जाएंगे, 3 बनेंगे कैसे, देखो 1:2:1 ये लक्षण को रूप जिस जीनोटाइप है इसमें बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉरी ये क्या नहीं होगा, इसमें आंसर, इसका आंसर होगा ख होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 11 की तरफ। तो 11 का क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं। 11 का क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, मेंडल जी को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल पूरा नाम है इनका, तो आनुवंशिकी का जनक मेंडल आ गया, ठीक है। मेंडल ने 12वां क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किया। तो सीधी सी बात है, मेंडल ने अपने प्रयोग है वो किस पे, उद्यान मटर पे की। कौन से मटर पे है, उद्यान मटर पे, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। यानी वह लक्षण जो अपने आप को F1PD में दर्शा पाता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। यानी जो F1PD में अपने आप को दर्शाएगा, ठीक है। F1PD में यानी जो F1PD है में अपने लक्षणों को दर्शाता है, ठीक है, अभिव्यक्त करता है। यानी F1PD में जो लक्षण दर्शा पाता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। जो लक्षण अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है F1PD में, वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 14 का, वो है कि आनुवंशिक लक्षणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है। यानी आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है। तो मैंने बताया था, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा वंशागति। वंशागति की परिभाषा है कि यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण वंशागति कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, ठीक है। हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी शब्द का प्रतिपादन पूछे आपसे कि भाई ये शब्द किसने दिया, तो ये शब्द एक वैज्ञानिक का नाम आया था, स्पेंसर आपको याद होगा। तो स्पेंसर नाम का एक वैज्ञानिक आया था जिसने 1863 में ये शब्द दिया था। आपको याद है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, एकदम पीछे जाकर क्लास को देखना आप, एकदम शानदार तरीके से मैंने समझा है सब कुछ, और सारी क्वेश्चन मैं आपको ऑन द स्पॉट करा रहा हूँ। तो ना अपने दोस्तों को शेयर कर देना ये, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, लाइक ठोक देना, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 15 की तरफ आते हैं।
ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है हमें? 15वां क्वेश्चन कहता है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की थी? ठीक है, तो मेंडल के नियमों की पुनः खोज 3 वैज्ञानिक थे। कितने वैज्ञानिक थे रे? 3 वैज्ञानिक। कौन कौन से? एक तो था ह्यूगो डी वरीज, ठीक है। दूसरा एक हो गया। दूसरा कौन था? दूसरा था कार्ल कोरेंस। और तीसरा था, वो था वॉरेन शेरमैक, ठीक है। यानी 3 विज्ञान थे, ह्यूगो डी वरीज, कार्ल कोरेंस और शेरमैक, ठीक है। ये तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। आगे बात समझ में? ओके, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर। अब 16 का क्वेश्चन है, मेंडल का पूरा नाम क्या है? तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल है। आगे बात समझ में? तो मेंडल का पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट कौन भेज रहा है भाई? ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित नियमों के नाम लिखिए। तो मेंडल ने कितने नियमों को प्रतिपादित किया था? 3 नियमों को। कौन कौन से? एक तो था, पहला तो प्रभाविता का नियम। पहला किसका रे? प्रभाविता का, ठीक है। सॉरी, पहला किसका नियम है? वो प्रभाविता का है। पहला नियम है प्रभाविता। दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं इसको दूसरे को। तीसरा है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये नियम 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र उपयोग का नियम और पृथक्करण का नियम, ठीक है। ये तीनों नियम थे। अब अगला क्वेश्चन है 18 का, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं? तो परीक्षण संकरण मैंने टेस्ट क्रॉस किसे बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो? यानी परीक्षण संकरण जब एफ एन पी डी में टी हमें प्राप्त हुआ था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका संकरण हम समयुग्मजीय लंबे पादपों के साथ कराते हैं। यानी एफ1पीडी का संकरण समयुग्मजीय लंबे पादपों के साथ कराते हैं तो इसे ही हम परीक्षण संकरण कहते हैं, ठीक है। इसे ही हम परीक्षण संकरण कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये परीक्षण संकरण कहलाता है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है वह बाह्य संकरण से क्या समझते हैं? अच्छा, परीक्षण संकरण, बाह्य संकरण, वो ही आ गया दोनों। परीक्षण, आज मैंने उल्टी बता दी क्या परिभाषा? सॉरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई एम रियली 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 सॉरी। जो मैंने बाह्य संकरण की परिभाषा है वो परीक्षण संकरण में बता डाली। तो भाई परीक्षण संकरण है वो है कि एफ1पीडी का संकरण जब हम जो ये छोटे यानी समयुग्मजीय बौने पादपों के साथ कराते हैं तो इसे परीक्षण संकरण कहते हैं। और बाह्य संकरण उसे कहते हैं जब एफ1पीडी का संकरण हम समयुग्मजीय लंबे पादपों के साथ करवाते हैं। यानी समयुग्मजीय लंबे पादपों के साथ एफ1पीडी का संकरण कराते हैं, वो तो बाह्य संकरण। समयुग्मजीय बौने पादपों का संकरण हम जब एफ1पीडी के साथ कराते हैं तो वो परीक्षण संकरण, ठीक है। आगे बात समझ में? बोने के साथ एफ1पीडी का संकरण कराते हैं तो ये परीक्षण संकरण कहलाएगा। और समयुग्मजीय लंबे पादपों का एफ1पीडी के साथ संकरण कौन सा? बाह्य संकरण कहलाएगा। आगे बात समझ में? ओके। अब अगला क्वेश्चन हमारा 20 का, कि मेंडल के किस नियम को एक संकर संकरण से समझाया जा सकता है? तो भाई मेंडल के किस नियम को? मेंडल ने 2 नियम वो एक संकर संकरण पर दिए थे। जो पहला नियम दिया था प्रभाविता का, वो भी किस पे आधारित है? पहला नियम भी मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी। यानी प्रभाविता का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है।
ठीक है। पृथक्करण बीज संयोजन का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। यानी पृथक्करण का नियम भी, जिसे हम बीज संयोजन का नियम भी बोलते हैं, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। यानी दोनों मेंडल के प्रथम दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित है, जबकि जो तृतीय नियम था स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ये मेरे प्यारे बच्चों द्विवीय संकर संकरण पर आधारित है। आगे बात समझ में। चलो हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 21 की तरफ। ठीक है, अब लघुरात्मक क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो लघुरात्मक क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन 21 का है, वो है कि लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप में अंतर लिखिए। तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों बताया था कि लक्षण प्ररूप किसे कहते हैं, यानी सजीव की बाह्य संरचना को हम बोलेंगे लक्षण प्ररूप। और जीन प्ररूप किसे बोलेंगे? किसी भी सजीव की आनुवांशिकी संरचना या रचना को हम क्या बोलेंगे? आंतरिक रचना या आनुवांशिक रचना को हम बोलेंगे जीन प्ररूप, और बाह्य रचना को बोलेंगे हम लक्षण प्ररूप। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन है 22 का, द्विवीय संकर संकरण को समझाइए। द्विवीय संकर संकरण को यानी वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। यानी दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जाता है। यानी दो लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया जाता है, वो द्विवीय संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन है कि मेंडल की सफलता के क्या कारण हैं। ठीक है, सफलता के कारण लिखिए। तो पहली बात, मेंडल ने किसका चुनाव किया? एक वर्षीय पादप का चुनाव किया। दूसरी बात, मेंडल ने अपने परीक्षणों को, आंकड़ों को नोट किया। ठीक है, और उनका कौन सा विश्लेषण किया रे? एक नाम आया था सांख्यिकी विश्लेषण किया। ठीक है, सांख्यिकी विश्लेषण किया। और उसने तीसरा कारण क्या था उसकी सफलता के कारण? तीसरा कारण, उसने एक समय में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया। एक लक्षण का अध्ययन किया मेरे दोस्तों, एक लक्षण का। आगे बात समझ में। तो ये 3 कारण थे। पहला, एक वर्षीय पादप का चुनाव। दूसरा, अपने आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। तीसरा, एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। थाली तरियाँ हापड़ा कौन मारे इन्हें बिन्ने, आपको चुपचाप काम कर लियो। ठीक है, अब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 24। देखते हैं कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है 24 का, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को ही क्यों चुना? ठीक, तो मेंडल ने अपने जिसके लिए मटर के पौधों को क्यों चुना, अभी देखते हैं इसका पूरा आंसर, टेंशन मत। तो यानी पहला कारण है कि पादप का चयन क्यों किया, क्योंकि एक वर्षीय एनुअल पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजीय पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम प्योर लाइन सरलता से प्राप्त किया जा सकता था। यानी एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में एक पादप प्राप्त किया जा सकता है। और उसका पुष्प, मटर के पादप का पुष्प कौन सा होता है? द्विलिंगी होता है, यानी दोनों लिंग मादा और एक पुष्प पाए जाते हैं, जिसे स्वपरागण आसानी से हो जाता है। ठीक है, और शुद्ध वंशक्रम हमें प्राप्त होता है। इस कारण है वो मेंडल ने अपने चयन के लिए मटर का पौधा चयन किया। दूसरी बात, विपुषण। ठीक है, विपुषण विधि से यानी इमेस्कुलेशन विधि से कृत्रिम पर परागण भी इसमें करा सकते हैं। तो ये मेंडल ने चयन किया, इसलिए यानी कृत्रिम पर परागण आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन आसानी से कराया जा सकता है। दूसरा कि मटर के पौधे में विभिन्न विप्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। तो ये क्या थे?
ये 4 लक्षण कारण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया। यानी मटर के पौधे में ये 4 लक्षण बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, पूछे कौन सा लक्षण। पहला लक्षण कि भैया मटर का पौधा क्या था, 1 वर्षीय। ठीक है, बता देना 1 वर्षीय। दूसरा लक्षण यानी इसका पुष्प कैसा था, अरे मटर के पादप का पुष्प था वो द्विलिंगी था। कौन सा लिंगी, द्विलिंगी। ठीक है, तीसरा लक्षण इसमें अनेक लक्षण थे, इसमें अनेक लक्षण थे। ठीक है, चौथा यानी चौथा इसमें स्वपरागण आसानी से हो जाता था। ठीक है, स्वपरागण आसानी से कराया जा सकता था। और इसमें पांचवा पर परागण भी कर्तन विधि से आसानी से कराया जा सकता था। तो ये चारों लक्षण, पांचों लक्षणों के कारण मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया। आगे बात समझ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ हम देखते हैं कि मेंडल का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। यानी पहली बात तो आपको बता देता हूँ, ये पाठ है आपका 4 नंबर का है, 5 नंबर का ऐसे है। ठीक है, 4 नंबर का लेसन है ये, 4 नंबर का लेसन है। इसमें 2 + 2 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, 2 नंबर के नहीं आएंगे, एक तो आएगा 2 नंबर का, सॉरी एक 2 नंबर का, एक आएगा 2 आएंगे 1 नंबर के। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो मेंडल के सबसे जीवन परिचय लिखिए। तो मेंडल का भी जीवन परिचय अभी हम बता देते हैं कि मेंडल, तो ये थे मेंडल। अब हम जीवन परिचय हम पढ़ते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का। तो सीधी सी बात है, तो हम ग्रेगर जॉन मेंडल का 1822 में जन्म हुआ, 1884 में इनकी मृत्यु हुई। को इन्हें आनुवंशिक का जनक भी कहते हैं, क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति के नियमों का क्या किया था रे मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिपादन किया था। और मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया के हेजनड्रॉफ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। आपको पूछे कौन से गांव में हुआ, सिलीसियन गांव में हुआ। ठीक है, ये आपको मेंडल दिख रहे हैं, मेंडल जी। अब हम तो कौन से 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजनड्रॉफ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ। सन 1822 में दर्शनशास्त्र यानी फिलोसॉफी में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के बुन शहर की चर्च में पादरी बने। और चर्च के उद्यान में मेंडल ने उद्यान मटर यानी पायसम सेटाइवा, उसका अगर आपको उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या बताना है, पायसम सेटाइवा। ठीक है, पर क्या किया, अध्ययन किया। तो ये मेंडल का क्या था रे, मेंडल का था सामान्य परिचय, मैंने जो आपको बता दिया है। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है वो मेंडल के प्रभाविता नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है उसको समझाइए। तो अभी समझा देते हैं, क्या दिक्कत अभी समझाने में, अभी समझा देते हैं, नो टेंशन। तो भाई, तो प्रभाविता का नियम, ठीक, प्रभाविता का नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी यह नियम मेंडल द्वारा प्रतिपादित एक संकरण के नियमों पर आधारित है। ठीक है, नियमों पर आधारित है, यानी मैंने बताया था किस नियम पर आधारित है, पहला और दूसरा नियम स्टार्टिंग में बता दिया था, एक संकरण पर आधारित है दोनों नियम। और इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार जब एक, ठीक है, यानी जब एक या एक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, तो यानी इसमें एक लक्षण, एक विपर्यासी लक्षणों, विपर्यासी यानी विपरीत लक्षणों का संकरण कराया जाता है। तो एक लक्षण अपने आप को F1PD में क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, प्रभावी कहलाता है। और जो लक्षण अपने आप को F1PD में नहीं अभिव्यक्त कर पाता वो अप्रभावी कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। यानी विपर्यासी लक्षणों, यानी एक लक्षण के विपर्यासी समयुग्मजीय पादपों में एक लक्षण के मैंने बताया 2 विपर्यासी युग्म होते हैं। यानी विपर्यासी समयुग्मजीय पादपों में संकरण कराया जाता है।
तो वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी व्यक्ति दर्शाता है प्रभावी डोमिनेंट कहलाता है, तथा वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपनी व्यक्ति नहीं दर्शा पाता उसे अप्रभावी, ठीक, रिसेसिव कहते हैं। आगे बात समझ में, यानी पहला नियम है मेंडल जी का, वो है कि जो लक्षण अपने आप को F1 पीढ़ी में दर्शाता है वो प्रभावी कहलाता है, और जो नहीं दर्शा पाता वो अप्रभावी कहलाता है, उसे ही हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। आगे बात समझ में। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो देखो, ये आपके सामने एग्जाम्पल दे रखा है। यदि शुद्ध या समयुग्मी लंबे, तो लंबे और शुद्ध आपको पता है पादप लंबा है, तो लंबे के दो ठीक है, दो युग्मी हो गई टीटी, ठीक है। शुद्ध लंबे टीटी पौधे का शुद्ध या समयुग्मी पौधे स्मॉल टीटी बोना पौधा है, बोना पौधे को हम स्मॉल टीटी से दर्शाएंगे और लंबे पौधे को कैपिटल टीटी से दर्शाएंगे। दोनों समयुग्मी हैं यानी समान हैं, ठीक है, युग्म। और पौधे में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे 100% लंबे प्राप्त होते हैं, ठीक है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। कैपिटल टी है वो प्रभावी है, स्मॉल टी अप्रभावी है, बोना अप्रभावी तो यानी प्रभावी प्राप्त होते हैं, ठीक। जैसे अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्या लंबा पादप, ये बोना पादप। लंबे पादप को कैपिटल टी से दर्शाया गया है और बोने पादप को स्मॉल टी से दर्शाया गया है, ठीक है। और इसको बोलते हैं पेरेंशल पीढ़ी, यानी पेरेंट बोलते हैं, यानी दोनों जनक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। इनसे भाई युग्मक निकला, इससे निकला एक कैपिटल टी, इससे युग्मक निकला एक स्मॉल टी। दोनों में क्या हुआ, संकरण हुआ तो क्या बना मेरे प्यारे बच्चों, दोनों युग्मों में क्या हुआ, संकरण हुआ, और संकरण से क्या बनी रहा, लंबे पादप बने, ठीक है। इससे एक निकल गया कैपिटल टी, इससे भी निकल गया स्मॉल टी युग्मक, ठीक। दोनों युग्मक में क्या हुआ, संकरण, दोनों युग्मक फर्टिलाइजेशन निषेचन के दौरान जुड़ गए और इनसे बना F1 पीढ़ी यानी युग्मक बना। और इसमें इसके लक्षण क्या थे मैंने बताया, कैपिटल टी प्रभावी होता तो प्रभावी है, प्रभावी यानी प्रभावी कौन सा है, लंबा है, लंबा प्रभावी तो लंबे पादप बने 100%, ठीक है, 100% कौन से पादप, लंबे। तो इस प्रकार आपको ये मैंने समझा दिया है प्रभाविता का नियम, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 का, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों के महत्व लिखिए, यानी जो आनुवंशिकता के नियम हैं उसके महत्व लिखिए। तो सीधी सी बात है, अभी हम महत्व बता देते हैं, नो टेंशन। तो मेंडल के नियम के वंशागति नियम के महत्व समझते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, यानी सजीवों में प्रभाविता के लक्षण का पाया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनेक हानिकारक एवं घातक जीन अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति में अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो इनकी खोज हमें पता चल जाती है, ठीक है। दूसरा महत्व क्या है प्रभाविता का, इसके मेंडल के नियम के महत्व यह है कि मेंडल के पृथक्करण नियम की प्रस्तुति से जीन संकल्पना यानी जीन कॉन्सेप्ट की पुष्टि होती है, ठीक है। पृथक्करण के नियम से जीन कॉन्सेप्ट की क्या होती है, पुष्टि होती है। यानी पृथक्करण नियम था कि सभी जो युग्मक हैं वो दूसरे और लक्षणों में जाएंगे और वंशागत विधि में तो एक दूसरे से क्या रहेंगे ना, पृथक रहेंगे, ठीक है। और तीसरा, पृथक्करण के नियम के अनुसार जीन के दो युग्मविकल्पी होते हैं तथा ये दो विपरीत लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। दो विपरीत लक्षणों को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, अपने अपने लक्षणों को अलग अलग नियंत्रित करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये दो महत्व हो गए, तीन हो गए सॉरी, चौथा और पांचवा देखते हैं। चौथा महत्व क्या है मेंडल के नियम का, मेंडल के नियमों में से संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है, यानी संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों के बारे में पता चलता है।
और संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है तथा उपयोगी लक्षणों को एक साथ एक ही जाति में लाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गई 5 महत्व। ठीक, 5 महत्व हो गई। अब जो छठा महत्व और 7वां महत्व ये और देख लेते हैं, 2 लास्ट। ठीक, यानी मेंडल के नियमों के उपयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली फसलें पौधों की किस्में विकसित की जा सकती है। यानी मेंडल के नियमों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन वाली फसलें विकसित की जा सकती हैं। मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी मेंडलीय नियमों पर ही आधारित है। तो यानी मानव जाति सुधार से संबंधित विज्ञान की शाखा सुजननिकी एक शाखा है विज्ञान की, जो किस पर आधारित है? मेंडलीय नियमों पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपको महत्व समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। निम्नात्मक क्वेश्चन में आ चुके हैं हम, और पहला है 28 का क्वेश्चन है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। तो मेंडल का प्रथम नियम है, उसको हम उदाहरण सहित समझाने वाले हैं। अब हम पढ़ते हैं पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सर्जिनेशन ऑफ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये नियम पढ़ते हैं। यानी यह नियम भी मेंडल के एक संकर, मैंने बताया था ना मोस्ट लाइन, एक नंबर क्वेश्चन पूछेगा कि पृथक्करण का नियम किस संकरण पर आधारित है, दूसरा नियम किस संकरण पर आधारित, तो एक संकर संकरण पर आधारित है, तीसरा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है मेरे प्यारे बच्चों, के परिणामों पर आधारित है। और इस नियम के अनुसार जब F1PD के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर यानी इस नियम के अनुसार F1PD के जो संकर बने हैं, ठीक है, या विषम युग्मजी जो पीडी आई थी F1PD, ठीक है, कैपिटल स्मॉल टी, और इसका फिर हम सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं, समय का स्वपरागण कराते हैं। तो इससे जो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से, दोनों एलील से एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अतः इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं। और तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्पी पाया जाता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आगे बात समझ में, जैसे मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल, जैसे यानी उदाहरण के लिए, यदि समयुग्मजी लंबे कैपिटल टी समयुग्मजी बोने समूह टी पौधों में संकरण कराया जाता है तो F1PD में सभी संकर अथवा विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं 100%, जो हमने प्रभाव्यता के नियम में पढ़ा था। फिर विषमयुग्मजी में यानी कैपिटल स्मॉल टी में दोनों युग्म विकल्पी साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। ठीक है, युग्मक बनते समय, अब इनसे युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2PD में बोनेपन स्मॉल टी का प्रभाव है, जिस कारण F2PD में बोनेपन स्मॉल टी का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। और F2PD का लक्षण अनुपात है, F2PD का लक्षण अनुपात पूछे तो आपको बताना है 3:1, और जीन पर अनुपात पूछे जो पीछे हमने उसमें पढ़े थे आबादी क्वेश्चन में, तो यानी जीन अनुपात हो जाएगा 1:2:3, और ये हो जाएगा इसका लक्षण अनुपात। ठीक है, अब मैं आपको ये एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अब लंबे पादप कैपिटल टी, स्मॉल पादप स्मॉल टी यानी जनक पीढ़ी है ये,
कराते हैं दोनों समयुग्मजीय कराते तो इससे कैपिटल टी निकला, इससे स्मॉल टी निकला। ठीक है, निकल गई। अब इनसे बना क्या बना, इनसे बना कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजीय लंबे पादप बने, जिसे हमने F1PD नाम दिया था। अब F1PD का हम क्या कराएंगे रे, स्वपरागण कराएंगे। F1PD का हम स्वपरागण कराएंगे तो क्या बनेंगे, स्वपरागण कराएंगे, यानी अर्थात ये सारणी दिख रही है ना, यानी जो हमें F1PD में सॉरी थोड़ा सा इधर उधर बता देता हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। अब क्या करेंगे, इसका स्वपरागण कराएंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मकों से आपस में संकरण कराएंगे। तो यानी कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ जुड़कर एक कैपिटल टी यानी बन जाएगा, जो ये बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी, जो ये बन चुका है। फिर क्या करेंगे, इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, और फिर इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो स्मॉल टी यानी बोना पादप हमें लास्ट में बन चुका है। यानी कैपिटल टी ये दे रखा आपको, यहाँ दे रखा कैपिटल टी स्मॉल टी का आपस में कराते हैं तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी बन जाएगा। फिर कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इसका स्मॉल टी के साथ कराएंगे तो स्मॉल टी, यानी ये F2PD बन जाएगी, जिसमें एक तो बनता है समयुग्मजीय लंबा पादप, दो बनते हैं विषमयुग्मजीय लंबे पादप, और एक ये बनता है समयुग्मजीय बोना पादप। तो ये होगा इसका जीन प्ररूप। और लक्षण प्ररूप पूछे तो लंबे कितने हैं इसमें, 3, और बोना कितना है, 1। ये होगा इसका लक्षण प्ररूप। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आपका पृथक्करण का नियम एकदम आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब है मेंडलवाद क्या है। ठीक है, अगला 29 का क्वेश्चन है, मेंडलवाद क्या है, स्वतंत्र व्यूहन के नियम का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, मेंडलवाद तो मैं ही बता देता हूँ, मेंडल के नियमों का, ठीक है, मेंडल के नियमों का प्रतिपादन ही मेंडलवाद कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र व्यूहन की। प्रभाविता का नियम पढ़ लिया हमने, समझा दिया मैंने आपको डिटेल से। पृथक्करण का नियम पढ़ लिया। ठीक है, ये पृथक्करण का नियम पढ़ लिया, प्रवर्तक पढ़ लिया। अब स्वतंत्र व्यूहन का तीसरा नियम और पढ़ लेते हैं। और जो आपका 29 का क्वेश्चन दे रखा है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये दे रखा है कि मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझाइए, यानी वापिस इनको समझाना है। तो मैंने आपको एक बार बता दिए तीनों नियम, इसको क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि वही बातें वापस आपको रिपीट करानी है। तो आपको यही समझ में आ गया। अब मैं आपको सिर्फ स्वतंत्र व्यूहन का नियम समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं स्वतंत्र व्यूहन का नियम क्या है। तो स्वतंत्र व्यूहन पर आते हैं हम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, यानी मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। मैंने बताया था तीसरा नियम है वो द्विसंकर संकरण के नियमों पर आधारित है। ठीक है, इस नियम के अनुसार, ठीक है, यदि दो या दो से अधिक यानी द्विसंकरण यानी दो लक्षणों को एक साथ अध्ययन किया जाएगा, एक संकरण में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया जाएगा, तो यानी दो या दो से अधिक लक्षणों विपरीत लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है। तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दूर दूर तक। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी विभिन्न लक्षणों के
युग्मविकल्पी अर्थात विभिन्न लक्षणों के युग्मविकल्पी एलील्स एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार या स्वतंत्र रूप से अभिहित होते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, इसको समझो। जैसे यदि मटर के समयुग्मजी पीले गोलाकार यानी समयुग्मजी पीले को दर्शाया है कैपिटल वाई। ठीक है, और गोलाकार राउंड यानी कैपिटल आर। तो यानी पीले गोलाकार, पीले को कैपिटल वाई से और गोलाकार को कैपिटल आर से, और दो युग्म विकल्प होते हैं एक लक्षण के, तो इसलिए दोनों दो वाई दो आर हैं और दोनों समान है। तो समयुग्मजी पीले गोलाकार और समयुग्मजी पीले गोलाकारों का वाले बीजों का पौधों का हरे झूठीदार, हरे का स्मॉल वाई प्रतीक है और गोलाकार का तो कैपिटल राउंड था यानी आर था, इसमें झूठीदार का स्मॉल आर हो गया। ठीक है, ये भी क्या है, समयुग्मजी है। ठीक है, वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो एफ1पीडी में सभी पौधे पीले गोलाकार येलो राउंडेड बीज यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो एफ1पीडी में सभी पौधे पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं। जैसे एफ1पीडी में परस्पर स्वपरागण कराने पर एफ2पीडी प्राप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं समझाने के लिए। जैसे ये है पीले गोलाकार कैपिटल वाई कैपिटल आर झरे जुड़ीदार स्मॉल वाई कैपिटल स्मॉल आर यानी जनक पीडी दोनों समयुग्मजी हैं। इससे एक आ गया कैपिटल वाई, एक आ गया कैपिटल आर, दो में से एक आ गया। इसमें एक आ गया दो वाई में से एक स्मॉल वाई, इसमें दो स्मॉल आर से एक आ गया स्मॉल आर, तो ये बन गए युग्मक। अब ये दोनों आपस में मैंने बताया संकरण युग्मक मिल जाएंगे, संकरण करेंगे तो क्या बन गया, एक तो कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो यानी ये बन गई एफ1पीडी। और इसमें मैंने बताया है पीले गोलाकार क्या हैं, प्रभावी हैं, हरे झुर्रीदार अप्रभावी हैं। तो भाई एफ1पीडी में कैपिटल वाई और कैपिटल आर आ रहे हैं तो दोनों ये प्रभावी हैं, तो यानी जो बीज हैं वो पीले गोलाकार लेकिन विषम युग्मजी बनेंगे एफ1पीडी में। आगे बात समझ में। अब इसका कराते हैं स्वपरागण। ठीक है, क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, यानी कैपिटल स्मॉल आर का आपस में कराएंगे। ठीक है, यानी कैपिटल आर उसके आपस में कराते हैं। जैसे इसी में से देख लेते हैं, जैसे कैपिटल वाई का किससे करा दिया, कैपिटल आर के साथ, तो ये बन गया कैपिटल वाई और कैपिटल आर। फिर इस कैपिटल आर का करा दिया अगले स्मॉल आर के, स्मॉल कैपिटल वाई का करा दिया स्मॉल आर के साथ, तो बन गया कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसे स्मॉल वाई का करा दिया कैपिटल आर के साथ, तो बन गया स्मॉल वाई कैपिटल आर। फिर इसे स्मॉल वाई का इस स्मॉल आर के साथ करा दिया तो स्मॉल वाई स्मॉल आर युग्मक बन गए स्वपरागण कराने से। अब इन युग्मकों का क्या कराएंगे, फिर से आपस में स्वपरागण करा देंगे तो हमें ठीक है, तो हमें यह सारणी प्राप्त होती है। हमें यह सारणी प्राप्त होती है। जैसे
यानी हमें युग्म प्राप्त हुए थे कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये चीज़ें चारों इधर लिखे हैं, युग्म चारों ही ऐसे ही इधर लिखने हैं, लिख दिया। ओके, अब इनको आपस में भी जोड़ते जाओ, इनको आपस में जोड़ते जाओ, यानी कैपिटल वाई आर को जोड़ दिया तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आर, यानी पीला गोलाकार बीज है ये। इसको फिर इसके साथ जोड़ दो, यानी इसको इसके साथ जोड़ दो, तो यानी दोनों में कैपिटल वाई है तो दोनों कैपिटल आ गया, एक कैपिटल आर है इधर में तो इसमें कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये भी पीला गोलाकार बन गया। ठीक है, फिर इसको इसके साथ जोड़ दो तो एक कैपिटल वाई है इधर स्मॉल वाई है, इधर कैपिटल आर है इधर भी कैपिटल आर, दोनों कैपिटल आर आपस में जुड़ गई, ये भी पीला गोलाकार बीज बन गया। फिर इसको इसके साथ जोड़ दो तो यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये भी पीला गोलाकार बीज बन गया। अब आ जाओ दूसरे खाने में, दूसरे खाने में कैपिटल वाई स्मॉल आर को कैपिटल वाई कैपिटल आर से करते हैं तो ये भी पीला गोलाकार बनता है। इसका फिर इसके साथ कराते हैं तो ये पीला झुर्रीदार बनता है। फिर इसका तीसरे खाने के साथ कराते हैं तो ये पीला गोलाकार बनता है, और फिर इसका चौथे खाने के साथ कराते हैं तो ये पीला झुर्रीदार बीज हमें प्राप्त होता है। ठीक है, फिर तीसरे खाने को पहले के साथ कराते हैं तो पीला गोलाकार, दूसरे के साथ कराते हैं तो पीला गोलाकार, तीसरे के साथ कराते हैं तो हरा गोलाकार, और चौथे के साथ कराते हैं तो हमें हरा गोलाकार फिर से प्राप्त होता है। ठीक है, ये तीन हो गए। अब चौथा है ये स्मॉल वाई का, हम पहले खाने के साथ कराएंगे स्मॉल वाई स्मॉल आर का तो पीला गोलाकार। जब हम इसका दूसरे खाने के साथ यानी कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ कराते हैं तो ये हमें पीला झुर्रीदार प्राप्त होता है। जब इसका तीसरे खाने के साथ कराते हैं तो हरा गोलाकार प्राप्त होता है, और चौथे के साथ कराते हैं तो हरा झुर्रीदार हमें बीज प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये इस प्रकार आपका हमें ये सारणी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमें प्राप्त। अब लक्षण रूप 4 प्रकार के अनुपात, यानी 9 अनुपात 9 तो पीले गोलाकार। ठीक है, 3 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात में एक हरा झुर्रीदार हमें प्राप्त होता है, 9 पीले गोलाकार प्राप्त होते हैं हरा। और ठीक है, इस प्रकार है वो 9 अनुपात 3 अनुपात 1 में प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, ये तो लक्षण अनुपात हो गए इनका, 9 अनुपात 3 अनुपात 1। और जिन अनुपात पूछे तो 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है, यानी 122 412 121 122 412 121 ये लक्षण पूर्व। ठीक है, जीन अनुपात है। आगे बात समझ में, यानी 9 तो पीले गोलाकार लक्षण रूप में, 3 हरा गोलाकार, 3 पीला झुर्रीदार और 1 झुर्रीदार। ठीक है, इस प्रकार ये प्राप्त होते हैं। अब आपको पूछें और जिन पर ये है जिन अनुपात। ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 122 412 121 याद रखना। तो इस प्रकार हैं वो आपका लेसन है वो कंप्लीट और मैंने सारे इसके आपको आंसर करा दिए हैं इस पाठ के। तो इसको क्लास को शेयर करना, सारे आंसर है वो याद कर लेना। आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का लेसन आएगा। ठीक है, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, एक और 2 आएंगे 1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार पाठ है और आपको याद भी हो गया होगा। भाई जय हिंद जय भारत।